The Audacity of Hope Thoughts on Reclaiming the American Dream. बराक ओबामा। इंट्रोडक्शन। क्या आपको पता है यूएस के प्रेसिडेंट बनने से पहले बराक ओबामा 2 बार सीनेटर रह चुके थे। अबॉर्शन और बॉर्डर कंट्रोल जैसे इश्यूज पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया, क्या ये आप जानते हैं? क्या वो रिलीजियस है, कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले हैं या लिबरल? आपके माइंड में उठने वाले ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे। इलिनॉय से जब वो सीनेटर थे, उन्हीं दिनों बराक ओबामा ने ऑडासिटी ऑफ होप लिखी थी। जिन लोगों से वो मिले उनके बारे में और अपनी फैमिली, एक बेटर अमेरिका बनाने का उनका ड्रीम, ये सब कुछ उन्होंने इस बुक में लिखा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अमेरिका के अब तक सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा यूएस के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में और भी काफी कुछ आपको इस बुक से पता चलेगा। रिपब्लिकेशन और डेमोक्रेट्स। बेशक ये कैपिटल का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ना हो, लेकिन फिर भी सीनेट चैम्बर की खूबसूरती देखने लायक है। इसकी लंबी चौड़ी वॉल्स और टाल कॉलम्स मार्बल के बने हैं। सीलिंग का कलर क्रीमी व्हाइट ओवेल है, जिसमें आप सेंटर में अमेरिकन ईगल देख सकते हैं। 100 महोगनी डेस्क सेमी सर्कल में लगी है, जिनमें से कुछ तो 1819 से यहाँ रखी है। अगर आप ड्रार्स खोलोगे तो उसमें आपको उन ऑनरेबल मेंबर्स के नाम दिखेंगे जो यहाँ बैठ चुके हैं। केनेडी, लॉन्ग, टाफ्ट और बाकी दूसरों के भी सिग्नेचर आप देख सकते हो। कभी कभी मैं अपने उन ग्रेट सीनेटर्स को यहाँ पर इंस्पायरिंग स्पीच देते हुए इमेजिन करता हूँ, जिन्होंने इस कंट्री को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन आपको सुन के अजीब लगेगा कि मैं और मेरे कलीग्स इस सीनेटर चैम्बर में मुश्किल से ही बैठते हैं, और वो भी तब जब हमें अपना वोट डालना होता है। उससे पहले हम बिल स्टडी करते हैं कि उन्हें कब पास करना है। हम अपने कमिटी चेयरमैन, स्टाफ और मेजोरिटी लीडर्स के साथ अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वोट के टाइम पर हमारी पोजीशन ऑलरेडी सॉलिड होती है, क्योंकि हमारा स्टाफ, लॉबिस्ट और इंटरेस्ट ग्रुप हमारे साथ होता है। वैसे हम लोग ज्यादा टाइम अपने ऑफिस में ही स्पेंड करते हैं, जहां पर हम लोग की स्टडी करते हैं, अपने कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। कभी कभी हम लाइव इंटरव्यूज करने टेलीविजन स्टूडियो भी जाते हैं। हमारा वर्किंग डे नॉर्मली 12 से 13 घंटों का होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने 109 कांग्रेस के लिए ओथ लिया था। काफी प्लीजेंट सनी डे था वो। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट करने आए थे। मेरी 2 बेटियां मालिया और साशा अपने खूबसूरत ड्रेसेस पहने हॉल के चक्कर काट रही थी। मैं और मेरी वाइफ मिशेल एक दूसरे का हाथ पकड़े वॉक कर रहे थे। कांग्रेस की लाइब्रेरी में हमने अपने सपोर्टर्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। हम साथ में हंसे, आपस में हक किया, हैंड शेक किया और खूब सारी पिक्स खिंचवाई। सबने हमें गुड लक विश किया। लेकिन सेरेमनी के बाद मैं और मेरे कलीग्स अपने काम में लग गए, और हमें ये भी पता चला कि सीनेट डिवाइडेड है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच हर इश्यू पर हमेशा ही डिसएग्रीमेंट रहता है, चाहे वो इराक का इश्यू हो या फिर गे मैरिज, टैक्स से लेकर इमिग्रेशन, ट्रेड, अबॉर्शन और एजुकेशन वगैरह जितने भी मैटर है, दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। हम अपने डिसएग्रीमेंट के लिए डिसएग्री होते हैं, हम अपने डिसएग्रीमेंट के नेचर को लेकर डिसएग्री होते हैं, और हम अपने डिसएग्रीमेंट के स्कोप को लेकर डिसएग्री होते हैं। अब जैसे क्लाइमेट चेंज का इश्यू ले लो। क्लाइमेट चेंज के जो भी फिक्स, कॉजेस, कल्प्रिट्स है, उस पर रिपब्लिकन्स के अपने व्यूज है और डेमोक्रेट्स के अपने। बेशक ये भी एक फैक्ट है कि कंट्री में जो पॉलिटिक्स आज है और जैसी पॉलिटिक्स की कंट्री को वाकई में जरूरत है, उसके बीच काफी डिफरेंस है। और इस सब के बीच लाखों अमेरिकन्स अपने काम पर जाते हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं और अपने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं। उन्होंने फालतू की बातें छोड़कर सब कुछ अपने ऊपर लेना सीख लिया है। मुझे लगता है कि सीनेट को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि लोगों को बेटर सर्व कैसे किया जाए। हमें अपनी आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस छोड़कर थोड़े कंप्रोमाइजेस करने ही पड़ेंगे। सबसे बढ़कर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को ये सीखने की जरूरत है कि कभी कभी सामने वाले का पॉइंट भी राइट हो सकता है। अमेरिकन्स एक ऐसी सीनेट का वेट कर रहे हैं जो और ज्यादा मैच्योरिटी, कॉमन सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सीनेटर रॉबर्ट सी बर्ड से ज्यादा सीनेट को कोई नहीं जान सकता। मैं उनसे तब मिला था जब वो 87 के थे। वो 47 सालों से सीनेट में रहे हैं, जहां उन्होंने हर एक पोजीशन हैंडल की थी। वो पहले 6 इयर्स तक मेजोरिटी लीडर और नेक्स्ट 6 इयर्स माइनॉरिटी लीडर रहे थे। सीनेटर बियर्ड वेस्ट वर्जीनिया से थे।
एक कोल माइनिंग टाउन में अपने अंकल और आंटी के घर में वो पले बढ़े थे। उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी, काफी छोटी एज में ही उन्हें लॉन्ग पोएम्स भी जबानी याद रहती थी और वो फिडल भी काफी बढ़िया खेल लेते थे। यंग एज में उनके पास जब कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे तो उन्हें सेल्समैन से लेकर मीट कटर और वेल्डर जैसी जॉब्स करनी पड़ी। वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। 1952 में वो कांग्रेसमैन बने और 1958 में सीनेट ज्वाइन किया। सीनेटर बेयर्ड ने हमेशा ही वर्किंग क्लास लोगों की वेलफेयर को प्रायोरिटी दी। माइनर्स के यूनियन प्रोटेक्शन और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए उन्होंने कई लॉ पास करवाए। इसके अलावा पुअर कम्युनिटी के लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। अपने सीनेट बनने के 10 सालों बाद उन्होंने नाइट कोर्स करने के बाद लॉ की डिग्री ली। अगर सीनेटर बेयर्ड को अपनी वाइफ के बाद किसी चीज से प्यार था तो वो थी कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ द सीनेट। उन्होंने सीनेट हिस्ट्री में 4 वॉल्यूम्स लिखी है। सीनेटर बेयर्ड जहां भी जाते हैं अपने साथ हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की एक पॉकेट साइज कॉपी रखते हैं। मुझे मेरे सीनियर कलीग्स ने एडवाइस किया कि मुझे सीनेटर बेयर्ड के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी अपने टर्म की शुरुआत की है, इसलिए मुझे उनकी काउंसिल की जरूरत पड़ सकती है। सीनेटर बेयर्ड के प्राइवेट ऑफिस में कई सारी किताबें और ओल्ड फोटोग्राफ्स रखे थे। मैंने भी उनके साथ कुछ फोटोज खिंचवाने की रिक्वेस्ट की। हमने मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखते हुए हैंडशेक किया। मैंने सीनेटर बेयर्ड से उनकी वाइफ का हाल चाल पूछा जो कुछ टाइम से बीमार थी। मैं उनके ऑफिस में टंगी उन फोटोज को देख रहा था और सीनेटर बेयर्ड हर एक फोटो के पीछे की स्टोरी मुझे सुनाने लगे। इस सब के बाद मैंने इस रिस्पेक्टेबल आदमी से पूछा मेरे नए सीनेटर बनने पर वो मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे। रूल्स सीखो। उन्होंने कहा सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स भी सेट करो। फिर उन्होंने मुझे थिक बाइंडर्स का कलेक्शन दिखाया। उनमें से हर एक को उन्होंने मार्क और लेबल करके लिखा हुआ था। आजकल लोग इन्हें पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए और आज के सीनेटर के पास फुर्सत ही नहीं है ये सब लर्न करने की। हमने सीनेट की हिस्ट्री की, जिन प्रेसिडेंट्स के साथ बेयर्ड काम कर चुके थे और जो बिल्स उन्होंने अपने टाइम में पास किए उस पर भी हमने डिस्कशन किया। सीनेटर बेयर्ड ने मुझे बोला फिक्र मत करो, तुम सब कुछ सीख जाओगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी काम में जल्दी मत करो। प्रेसिडेंसी पर कई सीनेटर्स नजर गाढ़े बैठे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीनेट असल में गवर्नमेंट का हार्ट और सोल है। आज बहुत कम लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। सीनेटर बेयर्ड ने अपने ब्रेस पॉकेट से खुद की कॉपी निकाली और बोले मैं हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि ये डॉक्यूमेंट और होली बाइबल 2 चीजें ऐसी है जिनकी गाइडेंस मैंने हमेशा ली है। जाने से पहले उन्होंने मुझे सीनेट हिस्ट्री की अपनी 4 वॉल्यूम्स गिफ्ट की। मैंने उनसे कहा कि ये अच्छी बात है, आपको लिखने का टाइम मिल जाता है। ओ, मैं इस मामले में काफी लकी रहा हूँ, सीनेटर बेयर्ड बोले। बल्कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना कुछ मिला, बस एक रिग्रेट रहेगा और जानते हो वो क्या है? जवानी की कुछ बेवकूफियां। हम सबको किसी ना किसी चीज का रिग्रेट रहता है सीनेटर, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि एंड में गॉड हम पर दया करे। मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से मुस्काए। हाँ तुमने सही कहा, गॉड ग्रेट है। चलो मैं इन वॉल्यूम्स पर अपने साइन कर देता हूँ। अपॉर्चुनिटी। अमेरिकन इकोनॉमी को समझने के लिए मैंने वेस्टर्न इलिनॉय गेल्सबर्ग टाउन को विजिट किया। ये टाउन अपने रबर, स्टील और इंडस्ट्रियल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ के सारे प्लांट्स बंद पड़े थे। मैं स्पेशली मिनटेक प्लांट गया क्योंकि कंपनी अपना ऑपरेशन प्लांट मेक्सिको मूव करके अपने 1600 एम्प्लॉइज को निकालने के बारे में प्लान कर रही थी। मैं यूनियन लीडर डेव बेवर्ट से मिला। उसने बताया कि उन लोगों ने ओनर का माइंड चेंज करने के लिए हर स्ट्रेटेजी ट्राई की लेकिन बात नहीं बनी। यूनियन ने प्रेस से बात की, इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट किया, लोकल पॉलिटिशियंस से भी सपोर्ट मांग के देखा, फिर भी मैटर सोल्व नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, हमने तो सैलरी में भी कट किया, अपने बेनिफिट्स भी कम कर लिए, तब भी सीईओ सारा बिजनेस मेक्सिको लेकर जाना चाहता है और वहाँ के वर्कर्स को यहाँ से 6 गुना ज्यादा पैसा दे रहा है। देव बोला। मैंने देव को अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस ऑफर किए कि जैसे हम फ्यूचर में एम्प्लॉइज के लिए रिट्रेनिंग प्रोग्राम इंप्रूव करेंगे और उन कंपनीज का टैक्स ब्रेक रिमूव करेंगे जो अपने ऑपरेशंस आउटसोर्स करती है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो बेसबॉल कैप लगाए एक बड़ा सा आदमी मेरे सामने आए। वो टिम व्हीलर था, पास के स्टील प्लांट का यूनियन लीडर। प्लांट क्लोज होने की वजह से उसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस तो मिल रहा था, लेकिन उसे अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स की फिक्र थी।
मेरे बेटे मार्क का लिवर ट्रांसप्लांट होना है। टिम बोला, हम अभी डोनर की वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन मेरे हेल्थ केयर बेनिफिट्स खत्म हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि मेडिकेड ये सारा खर्चा कवर करेगा या नहीं, और कोई भी हमें क्लियर नहीं बता रहा। मैंने मार्क के इलाज में अपना सब कुछ बेच दिया है, मैंने उधार लिया है, लेकिन अभी भी पैसा कम पड़ रहा है। टिम की आंखों में आंसू थे। मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं मेडिकेड चेक करके पता करूंगा कि क्या कवर हो सकता है। मैं अकेला ही शिकागो के लिए निकला पड़ा। मुझे बार बार टिम व्हीलर का ख्याल आ रहा था, जिसके पास जॉब नहीं थी और अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए कोई सेविंग भी नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन से अमेरिकन को एडवांटेज मिला। फ्लैट स्क्रीन टीवी और विंटर में पिचेस का प्राइस कम हो गया था। इसके अलावा परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई और इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ था। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के अपने डिसएडवांटेजेस भी थे। कंपटीशन में बने रहने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अमेरिकन कंपनीज ऑफशोर चली गई थी या अपने ऑपरेशंस ऑटोमेटेड कर रही थी। सैलरी इंक्रीज, हेल्थ बेनिफिट्स और रिटायरमेंट प्लान्स को लेकर कंपनीज अब काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमी की हालत विनर टेक ऑल वाली हो गई थी। जो लोग सोसाइटी में टॉपर थे, उनको फायदा ही फायदा हो रहा था और नीचे लेवल के लोग सफर कर रहे थे। कॉर्पोरेट लीडर्स ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट की बात कर रहे थे, जबकि ऑर्डिनरी वर्कर्स को इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा था। एग्जाम्पल के लिए गूगल जैसी टेक कंपनीज को ले लो, जो टॉप मार्केटर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स को हायर करती है, और इन नॉलेज वर्कर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन मेटेगोपन पैरेंथेसिस में तक्लोस पैरेंथेसिस के स्किल्ड वर्कर्स का क्या? उन्हें तो मशीन्स या किसी और कंट्री के वर्कर्स भी इजीली रिप्लेस कर लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर सकती है? अमेरिकी ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बन सकते हैं? इसके मुझे 3 सॉल्यूशन दिख रहे थे। फर्स्ट ये कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, बच्चों को स्पेशली ब्लैक और लैटिनो कम्युनिटीज को बेटर लाइफ की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सेकंड ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जाए, रिसर्च के लिए और ज्यादा फेडरल सपोर्ट मिले, साथ ही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए भी ज्यादा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। थर्ड, एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। जो लोग पावर में हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि कंट्री की एनर्जी सोर्सेज पर बढ़ती हुई डिपेंडेंस इसके लिए एक खतरा बन सकती है। इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स और हाइब्रिड कार प्रोडक्शन को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसा कि कई दूसरी कंट्रीज ने प्रूव किया है। फेथ, विश्वास। मैं हमेशा से ही रो वी वेड को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस लॉ की वजह से अमेरिका में अबॉर्शन लीगलाइज है। मेडिकल प्रोसीजर की एक्सेसिबिलिटी और कंडीशन में हर स्टेट के अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, फिर भी अमेरिका में अबॉर्शन एक कंट्रोवर्शियल इश्यू रहा है। यहाँ के एंटी एबॉर्शन एक्टिविस्ट्स औरतों को बुली करते हैं जो एबॉर्शन क्लिनिक में जाती है। ये लोग जोर जोर से चिल्लाकर नारेबाजी करते हैं और औरतों को मरे हुए फोएटस की फोटो दिखाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मैं अपनी कैंपेन रैली में मिल चुका हूँ। ये लोग वेन्यू के बाहर नजर रखते हैं और हैंडमेड बैनर लेके चुपचाप खड़े रहते हैं। वैसे तो ये एक्टिविस्ट हमारे किसी भी इवेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन मेरा स्टाफ फिर भी अलर्ट रहता है। अगर इवेंट में प्रोटेस्टर दिखे तो मेरा स्टाफ मुझे पीछे वाले रोड से जाने को बोलता है, मगर मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ मुझे पीछे से नहीं जाना, उन्हें बोलो कि मैं आगे से आ रहा हूँ। मैंने एक ग्रुप देखा और उनके पास गया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे हाथ मिलाया, तुम लोग अंदर आना चाहते हो? मैंने पूछा। नो थैंक यू, उनमें से एक बोला। उस आदमी ने मुझे एक पैम्फलेट दिया। मिस्टर ओबामा, मैं आपको बता दूं कि आपके मोस्ट ऑफ पॉइंट्स के साथ मैं एग्री करता हूं। मुझे खुशी है, मैंने कहा, और मुझे पता है कि आप बाल बच्चों वाले एक क्रिश्चियन आदमी हैं। उसने कहा, बिल्कुल सही, मैंने जवाब दिया। तो आप बेबीज को पेट में मार देने का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने उसे बोला कि मैं उसकी फीलिंग्स समझ सकता हूं, लेकिन मैं उसकी बात से डिसएग्री हूं। फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें ऐसा नहीं करना चाहती और एबॉर्शन के पीछे उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, जैसे कि गरीबी, बीमारी, डिसेबिलिटी या फिर रेप। अगर एबॉर्शन को बैन किया गया तो मुझे डर है कि ये औरतें अनसेफ प्रोसीजर यूज कर सकती है या फिर अनक्वालिफाइड के डॉक्टर की हेल्प लेंगी। और सबसे बढ़कर तो ये कि मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ जिससे कोई भी औरत एबॉर्शन के बारे में ना सोचे। उस आदमी ने पोलाइटली मेरी बात सुनी और बोला, मैं आपके लिए प्रे करूंगा, मैं दुआ करूंगा कि आपका दिल बदल जाए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है।
जब मेरी माँ यंग थी, उसने कुछ प्रीचर्स को ऐसा बोलते सुना था कि वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन इग्नोरेंट है और उन्हें स्वर्ग में पनिशमेंट मिलेगी। और वो लोग ये भी बोलते थे कि अर्थ और स्काई 7 डेज में क्रिएट किए गए थे। माँ को याद था कि कैसे कुछ रिलीजियस लेडीज उन लोगों की बुराई करती थी जो उनके जैसे नहीं होते थे, और कुछ रिलीजियस मेन ऐसे भी थे जो इमिग्रेंट वर्कर्स को वर्बली अब्यूज करते थे और उन्हें कम सैलरी देते थे। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे फैथ के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने मुझे काफी कुछ सिखाया था। हमारे घर की बुक सेल्फ में बाइबल, कुरान, भगवत गीता, द नॉर्स और ग्रीक और अफ्रीकन माइथोलॉजी रखी हुई है। क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन माँ मुझे चर्च लेकर जाती थी। अक्सर वो मुझे चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन, बुद्धिस्ट टेम्पल, शिंतो श्राइन और एंशिएंट हवाईयन ब्यूरियल साइट्स पर भी ले जाती थी। मेरी माँ रिलीजियस से ज्यादा स्पिरिचुअल है। उनकी सेंस ऑफ मोरालिटी काफी ग्रेट है। चैरिटी, काइंडनेस और लव, ये सब उनके नेचर में है। माँ ने ही मुझे एम्पैथी, होनेस्टी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का पार्ट सिखाया था, और वो अनजस्टिस और गरीबी को लेकर काफी कंसर्न रहती है। कई बार उन्होंने मुझे आधी रात को चांद की ब्यूटी देखने के लिए उठाया था। वो मेरी आंखें बंद करके मुझे हवा की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनने को बोलती थी। उन्हें बच्चे पसंद थे, उन्हें गोद में लेना, उन्हें टिकल करना और उनके साथ गेम्स खेलना उन्हें काफी अच्छा लगता था। मेरी माँ ने इस दुनिया की खूबसूरती को देखा और एडमायर किया है। मुझे एक शाम याद है, मैं अपनी दोनों बेटियों को डिनर टेबल पे बैठे हंसते हुए देख रहा था और मिशेल इस बात से नाराज थी कि उन दोनों ने सब्जियों को छुआ तक नहीं था। मेरी छोटी बेटी साशा ने एक बार मुझसे पूछा कि मरने के बाद क्या होता है। उसने मुझे कहा, मैं मरना नहीं चाहती डैडी। मैंने उसे कसकर बाहों में लिया और बोला, अभी तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे बड़ी लंबी लाइफ है। वैसे मुझे खुद नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब मैं उस रात अपनी बेटियों को बिस्तर पर सुला रहा था तो मुझे बिल्कुल हेवन जैसी फीलिंग हो रही थी। यहाँ ब्लैक अमेरिका और व्हाइट अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशियन अमेरिका जैसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक अमेरिका है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लाइंस मेरी उस स्पीच का पार्ट है जो मैंने 2004 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान दिया था। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, यही लाइंस मुझे बोलते हैं। मुझे ये वर्ड्स मार्टिन लूथर किंग की याद दिलाते हैं, जब उन्होंने बोला था कि लोगों को उनकी स्किन कलर से जज मत करो, बल्कि उन्हें कैरेक्टर से करो। मैं बचपन से ही एक ऐसे अमेरिका का सपना देखता आया हूँ जो डाइवर्स कल्चर का है। मेरे बायोलॉजिकल फादर व्हाइट थे और मेरी माँ ब्लैक। मेरी हाफ सिस्टर ब्लैक और इंडोनेशियन मिक्स है। कोई भी उसे देखकर धोखा खा सकता है कि वो प्यूर्टो रिकन या मैक्सिकन होगी। मेरे कुछ ब्लड रिलेटिव्स मार्गरेट थैचर जैसे दिखते हैं तो कुछ विल स्मिथ जैसे। हमारी क्रिसमस रियूनियन यूएन जनरल असेंबली जैसी लगती है। और यही वजह है कि रेस और ट्राइब्स को लेकर मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ। मुझे लगता है कि अमेरिका ने हमेशा ही बाहर से आने वालों का खुले दिल से वेलकम किया है और यही इसकी स्ट्रेंथ है। हमारी कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेंस लेती है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कैलिफोर्निया, टेक्सास, हवाई, न्यू मैक्सिको और कोलंबिया में ज्यादातर माइनॉरिटीज रहती है। बाकी के 12 दूसरे स्टेट्स में 30% पॉपुलेशन ब्लैक्स, लैटिनोज और एशियंस की है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2050 आते आते अमेरिका सिर्फ व्हाइट्स की कंट्री नहीं रह जाएगी। वैसे अमेरिकन सोसाइटी पूरी तरह कलर ब्लाइंड भी नहीं है। अभी यहाँ काफी काम करने की जरूरत है। लैटिनोज और ब्लैक लोग में एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और होम ओनरशिप में अभी भी व्हाइट लोगों से काफी पीछे है। वॉल स्ट्रीट्स को अभी और लैटिनो सीईओ या ब्लैक सीईओ चाहिए। अभी प्रेजेंट में इस सीनेट में बस मैं ही अकेला अफ्रीकन अमेरिकन हूँ। यहाँ सिर्फ 3 लैटिनो और 2 एशियन लेजिस्लेटर्स है। पर्सनली मैंने मॉल में सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पीछे आते हुए देखा है। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर वेलेट का वेट कर रहा था तो कुछ व्हाइट कपल्स ने अपनी कार की चाबियां मेरी तरफ फेंकी। ऐसा भी कई बार हुआ कि पुलिस वालों ने बिना वजह मुझे कार रोकने के लिए बोला था। मेरे कहने का मतलब है कि आज भी अमेरिकन सोसाइटी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी उतना ही है जितना कि मार्टिन लूथर किंग के टाइम में था। उनके हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस के बावजूद ये अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। रेशियल इश्यूज अमेरिका में पहले से बेटर हुए हैं, लेकिन बेटर काफी नहीं है। अभी हमें मार्टिन लूथर किंग और बाकियों का ड्रीम पूरा करना है।
इमिग्रेशन डिबेट के दौरान एक्टिविस्ट का एक ग्रुप मेरे ऑफिस में मिलने आया। वो मुझसे एक प्राइवेट रिलीफ बिल को स्पॉन्सर करने के लिए बोल रहे थे जो उन 30 मैक्सिकन को सिटीजनशिप दे सकता था जिन्हें डिपोर्ट किया गया था। ये लोग अपने स्पाउस और बच्चों को लीगल रेजिडेंसी के साथ छोड़कर आए थे। मेरे स्टाफ डेनी सेपुल्वेडा जो हाफ चिलियन है, उसने इस एक्टिविस्ट इशू को हैंडल किया था। उसने ग्रुप को समझाया कि मेरी सिंपैथी पूरी तरह से उनके साथ है। इमिग्रेशन बिल के स्पॉन्सर्स में मैं भी एक था, लेकिन मैं लाखों लोगों से सिर्फ उन 30 को सिलेक्ट नहीं कर सकता था जो सेम सिचुएशन में फंसे हुए थे और स्ट्रगल कर रहे थे। उन एक्टिविस्ट ने मुझे एक्यूज किया कि मुझे इमिग्रेंट्स और उनके बच्चों की कोई केयर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जस्टिस करने से ज्यादा बॉर्डर्स को गार्ड करने में ज्यादा कंसर्न हूँ। उन्होंने डैनी को भी बोला कि वो अपने रूट और कल्चर के लोगों को धोखा दे रहा है। इन सारी बातों से मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। मैं ग्रुप को फेस करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि अमेरिकन सिटीजनशिप कोई राइट नहीं बल्कि एक प्रिविलेज है। अगर तुम्हें बॉर्डर यालों की रिस्पेक्ट नहीं है तो जो अपॉर्चुनिटी और सिक्योरिटी आपको मिलती है वो हमेशा खतरे में रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मैं ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकता जो मेरे स्टाफ को अब्यूज करे, स्पेशली जो उनके कोच को सपोर्ट कर रहा हो। वो डैनी ही था जिसने मुझसे इस बारे में बात की। उसने मुझे बोला कि इस ग्रुप से मिलना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कुछ हफ्तों बाद मैंने विस्कॉन्सिन में नेचुरलाइजेशन पर एक वर्कशॉप अटेंड किया, जहां मैंने वर्कशॉप अटेंड करने आए लोगों से हाथ मिलाया। वहां मुझे एक मैक्सिकन लेडी मिली जिसका बेटा इराक में ड्यूटी पर था। एक यंग कोलंबियन से भी मैं मिला जो पास के किसी रेस्टोरेंट में वालेट था। उसने बताया कि वो लोकल कम्युनिटी कॉलेज में अकाउंटिंग स्टूडेंट है। एक छोटी लड़की भी मुझे वहां मिली जिसका नाम था क्रिस्टीना। वो मेरे पास आई और ऑटोग्राफ मांगा। क्रिस्टीना ने मुझे बोला कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और वो अपनी क्लास को मेरा ऑटोग्राफ दिखाएगी। वो 3rd ग्रेड में थी। मैंने उसके पेरेंट्स से बोला कि आपको तो अपनी छोटी सी प्यारी लड़की पर बड़ा प्राउड होगा। इस छोटी सी बच्ची को देखकर मुझे लगा कि अमेरिका को न्यू कमर्स से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग भी यूरोपियन फैमिलीज की तरह है जो यहाँ 150 साल पहले आए थे। ये लोग वॉर और भूखमरी से बचने के लिए अपना होमलैंड छोड़कर आए हैं। बेशक इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या कोई स्पेशल स्किल नहीं है जो उन्हें एक बेटर लाइफ जीने की होप दे सके। अमेरिका को ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं जो डिफरेंट दिखते और डिफरेंट बोलते हैं। लेकिन कंट्री को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि न्यू कमर्स को भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हमारी डेमोक्रेसी को इमिग्रेंट्स से उतना थ्रेट नहीं है जितना कि इनइक्वालिटी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से है। मैं चाहता हूं कि क्रिस्टीना और मेरी दोनों बेटियां एक ऐसे अमेरिका में रहे जहां सबके सपने पूरे हो सकते हैं। फैमिली। मेरी वाइफ मिशेल से मेरी मुलाकात एक लॉ फर्म में हुई थी जहां पर हम दोनों काम करते थे। उस टाइम वो ऑलरेडी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थी जबकि मैं एक समर एसोसिएट था। मिशेल कॉलेज के बाद सीधे हार्वर्ड लॉ कॉलेज चली गई थी और मैंने 3 साल तक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का काम किया था। मेरे पास उस टाइम 3 सूट थे जिन्हें मैं धोता और पहनता था और 1 पेयर लेदर शूज भी थे जो हाफ साइज शॉर्ट थे। एक दिन सुबह बारिश हो रही थी जब मैं अपने समर एडवाइजर के ऑफिस पहुंचा। मिशेल फ्रेंडली तो थी लेकिन एक प्रोफेशनल यंग अटॉर्नी थी। काफी टाइम तक साथ काम करते हुए हम एक दूसरे को जानने लगे थे। हम कैफेटेरिया में मिलते थे और लाइब्रेरी में भी या कभी कभी आउटिंग पर भी जाते थे जो हमारी फर्म ऑर्गेनाइज करती थी। सब बढ़िया चल रहा था लेकिन वो अभी भी एक प्रॉपर डेट के लिए रेडी नहीं थी। वो बोलती थी कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि वो मेरी एडवाइजर है। ये तो बेकार का बहाना है, मैं उसे बोलता था। कम ऑन, तुम मुझे क्या एडवाइस दे रही हो? तुम बस ये बताती हो कि कॉपी मशीन कैसे काम करती है। तुम मुझे बता रही हो कि कौन सा रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक डेट फर्म की पॉलिसी के अगेंस्ट है। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था। मैं ट्राई करता गया और फाइनली उसने हाँ बोल ही दिया। एक दिन आफ्टरनून में हम मेरे अपार्टमेंट के पास बास्किन रॉबिन्स में आइसक्रीम्स खा रहे थे। हम एक कर्ब में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैंने मिशेल को बोला कि अपने टीनेज के दिनों में मैंने बास्किन रॉबिन्स में काम किया है। उसने मुझे बताया कि जब वो छोटी थी तो 2 साल तक उसने सिर्फ पीनट बटर और जेली खाई और कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारी फैमिली से मिल सकता हूँ, तो उसने कहा ओके। फिर मैंने उसे पूछा क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तो उसने फिर कहा ओके। मैंने उसे किस किया। उसका टेस्ट आइसक्रीम जैसा था। मिशेल एक अच्छी फैमिली में पली बड़ी थी। उसके मॉम और डैड रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स थे।
और उसका ब्रदर एक टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर है। जब मिशेल छोटी थी उसके फादर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी फैमिली के लिए कमाते रहे और उसकी मोम ने भी सब कुछ नॉर्मल रखने के लिए काफी एफर्ट किया था। कई क्रिटिक्स बोलते हैं कि अमेरिका में अब फैमिली कल्चर नहीं रहा। कुछ को लगता है कि ये सब गे परेड्स और हॉलीवुड मूवीज की वजह से हो रहा है। कुछ बोलते हैं कि कम इनकम और अनरिलायबल डे केयर की वजह से लोग फैमिली लाइफ से दूर भाग रहे हैं। सोशल कंजर्वेटिव्स के हिसाब से कंट्री को ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम से बड़ा फायदा होता है, जहां फादर सोल ब्रेड अर्नर होता है और माँ एक होममेकर। ये लोग हर बात के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि हम यूथ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव, सिंगल मदर्स को वेलफेयर सपोर्ट और सेम सेक्स कपल्स को लीगलाइज कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैरिज, सेक्स, बच्चे पैदा करना और डिवोर्स ये सब काफी पर्सनल इश्यूज है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर अमेरिकन फैमिली को बिगेमी, इंसेस्ट, चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और फिर चाइल्ड सपोर्ट जैसी चीजों से प्रोटेक्ट करे। हालांकि कांग्रेस और प्रेसिडेंट लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो ऐसी लाइफ जिए जो गवर्नमेंट को उनके लिए सही लगती है। हमें कोई हक नहीं है कि हम लोगों को उनकी चॉइस ऑफ सेक्सुअलिटी के लिए पनिश करें। मैं खुद एक ब्रोकन फैमिली से हूँ। जब मैं 2 साल का था मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में मेरे डैड मेरा साथ नहीं थे। मेरे ग्रैंडफादर काफी ओल्ड थे और मेरे स्टेपफादर दूर रहते थे। सिर्फ मेरी माँ और ग्रैंडमदर ही थी जिन्होंने मुझे खूब प्यार दिया और हमेशा सपोर्ट करते रहे। एक बार फादर डे वाले दिन मुझे शिकागो में एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया था। मैंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि फादर्स को कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है अगर वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है। फादर होने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। कुछ फादर्स ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली घर में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों से इमोशनली नहीं जुड़ पाते। इससे पहले कि हम अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन सेट करें, हमें एक पेरेंट के रूप में खुद के लिए हाई एक्सपेक्टेशन सेट करना होगा। जब हमारा वीकली सेशन जल्दी खत्म हुआ तो मुझे मालिया के सोकर गेम अटेंड करने का चांस मिला। बड़ा सुहाना दिन था। व्हाइट, ब्लैक, एशियंस, लेटिनो फैमिली से स्टेडियम भरा हुआ था जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने आए थे और उन्हें चीयर कर रहे थे। मैं मिशेल के बगल में बैठा और साशा को अपनी गोद में बिठा लिया। मालिया फील्ड में पूरे जोश के साथ खेल रही थी। उसे देखकर मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि बता नहीं सकता। जब हाफ टाइम हुआ तो वो हमारे पास आई। कैसा लग रहा है? मैंने मालिया से पूछा। ग्रेस, डैडी मैं एक बात पूछूं? शूट, मैंने कहा। क्या हम एक दोग रख सकते हैं? हम इस बारे में गेम के बाद डिस्कस करें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा। ओके। मालिया ने पानी पिया और मुझे गाल पे एक किस किया। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहते हो डैडी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो दौड़कर वापस फील्ड की तरफ चली गई। कंक्लूजन, आपने इस बुक में पॉलिटिक्स, लॉ, अपॉर्चुनिटीज, फेथ, रेस और फैमिली मैटर्स पर बराक ओबामा के आइडियाज पढ़े। 2005 से 2008 तक वो सीनेटर रहे थे और 2009 से 2017 तक वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे। 2006 में बराक ओबामा ने ऑडासिटी ऑफ होप लिखी थी। उनके बारे में जो एक क्वालिटी याद रखने लायक है वो ये कि वो एक बहुत ओपन माइंडेड इंसान है, खासकर रेस और रिलीजन के मामले में। ओबामा एक ऐसे अमेरिका का ड्रीम देखते हैं जो सबके लिए इक्वल हो और यहाँ रहने वाले सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। जब एक प्रेसिडेंट के तौर पर उनका टाइम पूरा हुआ तो ये उनकी फेयरवेल स्पीच थी। मैं आपसे कहता हूँ कि अपने उस फेथ को कभी मत छोड़ो जो हमारे फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखी है। हम वो है जिन्होंने फॉरेन बैटलफील्ड से लेकर मून में अपने झंडे गाड़ के खुद को प्रूव किया है और हर अमेरिकन के अंदर एक स्टोरी छुपी है जो उसे अभी लिखनी है। Yes we can, yes we did, yes we can। ऑडासिटी ऑफ होप में उनके लास्ट वर्ड्स है, माई हार्ट इज फिल्ड विद लव फॉर दिस कंट्री।